Can you hear me? Okay. So sculpture art in India करने जा रहे हैं. So it started from Harappa Valley civilization in the form of dancing girl. एक bearded priest था और कुछ terracotta figures थे. Now found in the time of Mauryan time as yaksh and yakshini. Mauryan dynasty के समय जो sculptures होते थे उनको यक्ष और यक्षिनी बोलते थे. ये छोड़ दो दीदरगंज belong to Jain, Buddha and Hinduism. सो मॉडर्न टाइम में जो यक्ष एंड यक्षिनीज मिलते थे दे बिलोंग टू द जैन, बुद्धा एंड हिंदुइज्म. अगर उसको हम रिलीजियस एंगल से देखें तो दे बिलोंग टू द जैन, बुद्धा एज वेल एज हिंदुइज्म फेज. देन स्कल्पचर का जिक्र हमारे तमिल टेक्स्ट शिल्पातिकरम में भी दिया रखा है. ऑल राइट. देन वी हैव फाउंड इन मंडपा, इन टेम्पल्स, स्तूपास एंड तोरान्स. ठीक है. प्रोमिनेंट स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर आर्ट इन इंडिया. तो इसमें एक है गांधारा स्कूल. फिर पहले ये देख लो प्रोमिनेंट स्कल्पचर स्कूल्स. गांधारा स्कूल है, मथुरा स्कूल है और अमरावती स्कूल है. ठीक है, 3 ही है मेरे ख्याल से. ठीक है. अब मोस्टली सवाल यहीं से बनते हैं. गांधारा स्कूल में क्या है कि ओरिजिनेटेड पेशावर में ये ओरिजिनेट हुआ था और नॉर्थ वेस्ट पंजाब रीजन इन पाकिस्तान. तो ये बेसिकली नॉर्थ वेस्ट पंजाब रीजन ऑफ पाकिस्तान जो कि जगह का नाम है पेशावर. और 50 BC से 500 AD के बीच ये हुआ था और ये ग्रीक एंड रोमन्स के द्वारा इन्फ्लुएंस किया गया था. गांधारा की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो इसका पिन पॉइंट टाइम फ्रेम याद होना चाहिए. 50 BC से 500 CE तक. काफ़ी लंबा समय है, 450 साल का. 550 ईयर्स का लंबा स्पैन है ये. 50 BC से 550 CE तक ग्रीक एंड रोमन्स के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है. और ये पेशावर जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान से बिलोंग करता है. तो ये है. पेट्रोनाइज्ड बाई कुशान रूलर्स. ठीक है. कुशान रूलर्स के द्वारा भी पेट्रोनाइज किया गया था. यूज ऑफ ब्लू सैंडस्टोन. अच्छा ये देखो मड स्टको. दो अगर हम लोग टेक्निकलिटीज़ की बात करें, किस चीज़ में टेक्निकलिटीज़ ऑफ गांधारा स्कूल स्कल्पचर. ठीक है. तो एक आपको एक कीवर्ड पकड़ना है, ब्लू सैंडस्टोन, और दूसरा मड स्टको. मड स्टको इज़ अनदर फीचर, टेक्निकल फीचर ऑफ द गांधारा स्कल्पचर स्टाइल. ठीक है. यूज्ड ओनली फॉर मेकिंग बुद्धा एंड बोधिसत्व इमेजेस. ठीक है. तो ये स्कल्पचर्स जो गांधारा स्कूल ऑफ स्कल्पचर में इस्तेमाल किया जा रहा था दैट वाज प्रोमिनेंटली यूज्ड फॉर मेकिंग बुद्धा इमेजेस एंड बोधिसत्वास इमेजेस. बुद्धा image resembled with the Apollo Greek god and showed with the spiritual features as half closed eye. तो half closed eye से क्या implication हम लोग दर्शा रहे हैं कि वो spiritual कुछ हाई, spiritually हाई हैं. ठीक है. और तक्षशिला यूनिवर्सिटी में देखने को मिला है इस प्रकार के गांधारा स्कल्पचर्स काफ़ी ज़्यादा. ठीक है. तो देखो ये सारे कीवर्ड्स फिर से बता दे रहे हैं जल्दी से. देखो ये पेशावर नॉर्थ वेस्ट पंजाब रीजन ऑफ पाकिस्तान में ओरिजिनेट हुआ था गांधारा स्कूल. पिन पॉइंट अगर टाइम फ्रेम बताएं तो 50 BCE से 550 BCE एंड इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक एंड रोमन्स. इट वाज लेटर ऑन पेट्रोनाइज्ड बाय कुशान रूलर्स. एंड दो टेक्निकल फीचर्स बताएं तो ब्लू सैंडस्टोन और स्टको, मड स्टको का इस्तेमाल ही होता था. Used only for making Buddha and Bodhisattva images, and Buddha was resembling as the Greek god Apollo in this, with the spiritual features such as half eye closed. और famous तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे भी देखने को मिलता है. मथुरा स्कूल की बात करें तो it flourished near the Yamuna basin near Mathura. Just hold on. तो मथुरा जो है right, so मथुरा flourished near Yamuna basin near Mathura. अब देखो ये यमुना नदी बहती है ना मथुरा से, तो वहाँ पे ये ज़्यादा फेमस हुआ था. और इसका अगर हम लोग बताएं तो ये 100 BCE से 400, ये BC क्या होगा कि CE होगा, एक बार कंफर्म कर लेना. मथुरा स्कूल कब से कब तक स्पैन किया था. एंड इन्फ्लुएंस बाय ऑल रिलीजन ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म. जस्ट लाइक गांधारा में हम लोग देख रहे थे कि एक बुद्धिज़्म का ज़्यादा प्रोमिनेंस था. मथुरा स्कूल थोड़ा सा ज़्यादा सेक्युलर था कंपेयर टू गांधारा. हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म तीनों थे यहाँ पे. और यूज़ ऑफ स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन फ्रॉम बुंदेलखंड एरिया. तो जैसे वहाँ पे ब्लू सैंडस्टोन का इस्तेमाल हो रहा था गांधारा में, ठीक है, ब्लू सैंडस्टोन, एंड स्टको क्या था, मड स्टको, वैसे ही यहाँ पे मथुरा स्कूल में क्या इस्तेमाल कर रहे थे, बुंदेलखंड एरिया से मंगा रहे थे कैसा पत्थर, स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन. स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन वाज यूज्ड हियर. शो रिजेम्बलेंस विद यक्षास इमेजेस एंड पैटर्नाइज्ड बाय कुशान रूलर्स. Image were showed with great symbolism like Padma Pani, Buddha and Shiva as Linga. ठीक है. तो यहाँ पे मथुरा स्कूल में पद्म पानी बुद्धा को काफ़ी मतलब प्रमोट किया गया था मथुरा स्कूल में. फिर अमरावती स्कूल में देखें तो फ्लरिश्ड इन नागार्जुन कोंडा एंड अमरावती डिस्ट्रिक्ट ऑन द बैंक ऑफ कृष्णा रिवर. तो अभी जैसे यमुना नदी के बेसिन पे ये इस्टेब्लिश हुआ था मथुरा में, वैसे ही नागार्जुन कोंडा
एंड अमरावती डिस्ट्रिक्ट ऑन द बैंक्स ऑफ कृष्णा रिवर पे अमरावती स्कूल हुआ था और यहाँ पे वाइट मार्बल का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था एंड इट वॉज पेट्रनाइज्ड बाय सातवाहन रूलर्स। अच्छा, मथुरा में पेट्रन्स कौन थे? ये मथुरा स्कूल भी कुशान्स थे पेट्रन्स, ठीक है। जस्ट लाइक गांधारा वॉज ऑल्सो पेट्रनाइज्ड बाय कुशान्स एंड मथुरा वॉज ऑल्सो पेट्रनाइज्ड बाय कुशान्स, लेकिन अमरावती जो कि कृष्णा नदी के तट पे था वो सातवाहन रूलर्स के द्वारा पेट्रनाइज किया गया था और वहाँ पे अमरावती में वाइट मार्बल्स का इस्तेमाल किया गया था। इंस्टेड ऑफ इमेजेस नैरेटिव स्टोरी मेकिंग वॉज शोड लाइक जातक स्टोरी ऑफ बुद्धा। और यहाँ पे सिर्फ इमेज मेकिंग पे ध्यान नहीं, नैरेटिव स्टोरी मेकिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था अमरावती स्कल्पचर में। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं स्कल्पचर इन इंडिया के बारे में। दैन स्कल्पचर्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो द हरप्पन स्कल्पचर्स वर एक्सट्रीमली अडेप्ट एट हैंडलिंग 3 डायमेंशनल वॉल्यूम्स। तो यहाँ पे 3 डायमेंशनल वॉल्यूम्स का अच्छा मतलब प्रदर्शनी किया गया। द मोस्ट कॉमनली फाउंड वर सील्स। सील्स तो हम जानते ही हैं, ब्रॉन्ज फिगर्स एंड पॉटरीज, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बताएंगे कि किस प्रकार के स्कल्पचर्स देखने को मिलते थे हरप्पा सिविलाइजेशन से। तो सील्स मिलता था, स्टैचूज़ मिलती थी मोस्टली मेड ऑफ ब्रॉन्ज एंड टेराकोटा एंड पॉटरीज, ठीक है। अब सील्स की बात करें तो यहाँ पे देखो स्क्वायर है और स्क्वायर होगा तो रेक्टेंगुलर भी होगा, ट्रायंगुलर होगा तो सर्कुलर भी होगा। सो ये 4 प्रकार के शेप्स के सील्स मिलते थे। मटेरियल्स सॉफ्ट स्टेटाइट का इस्तेमाल होता था यहाँ पे। was the most common material used to make seals. Agate, chert, coppered and faience gold. Ivory and terracotta seals have also been found, ठीक है। तो देखो मटेरियल्स के बारे में लिखोगे तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आंसर पे। हमने सबसे स्टार्टिंग में क्या बताया था? गांधारा बताया था। गांधारा में ब्लू सैंडस्टोन एंड मड स्टाको का इस्तेमाल किया जा रहा था। उसके बाद आया था क्या? उसके बाद आया था मथुरा स्कूल। मथुरा स्कूल में तुम्हारा बुंदेलखंड एरिया से क्या स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन इंपोर्ट करके बनाया जा रहा था। फिर हम चले गए अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर पे। वहाँ पे तुम्हारा वाइट मार्बल का इस्तेमाल किया जा रहा था एंड इट वॉज पेट्रनाइज्ड बाय सातवाहन्स। फिर हम चलते हैं हरप्पा में। हरप्पा में जो है अगेट शर्ट कॉपर एंड गोल्ड, आइवरी, टेराकोटा, ये 5 या 6 मटेरियल्स एज वेल एज सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट था स्टेटाइट अ सॉफ्ट स्टोन फाउंड इन द रिवर बेड्स। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। नाउ स्क्रिप्ट की बात करें तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी यहाँ पे विच इज़ येट टू बी डिसाइफर्ड, रिटन मोस्टली फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बट बाई डायरेक्शनल राइटिंग स्टाइल, दैट इज़ राइट टू लेफ्ट इन वन लाइन एंड लेफ्ट टू राइट इन दी अनदर लाइन। आई थिंक इट इज़ कॉल्ड बॉस्ट्रेफेडॉन, ठीक है। ये इस तरह के राइटिंग को बॉस्ट्रेफेडॉन कहते हैं। मूविंग ऑन, अब एनिमल मोटिव्स भी देखने को मिले थे, जैसे यूनिकॉर्न देखने को मिला, हम्प्ड बुल देखने को मिला, राइनो देखने को मिला, टाइगर देखने को मिला, एलिफेंट देखने को मिला, बफलो भी देखने को मिला, बाइसन भी देखने को मिला, गोट भी देखने को मिला और इबेक्स या सम सॉर्ट ऑफ डियर, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। क्रोकोडाइल भी देखने को मिला था, बट क्या नहीं देखने को मिला था? काऊ नहीं मिला था। नो एविडेंस ऑफ काउज हैज़ बीन फाउंड ऑन एनी सील। तो तमाम इतने दुनिया भर के जानवर देखने को मिल गए। क्रोकोडाइल मिला, इबेक्स मिला, गोट, बाइसन, बफलो, एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोरस, हम्प्ड बुल, यूनिकॉर्न, ये सब मिला, लेकिन काऊ नहीं मिला। Now seals with symbols similar to swastik design have also been found. Seals were primarily used for commercial purposes and helped in communication. तो some sort of barter exchange mechanism में involved थे seals, तो commercial purpose में इस्तेमाल कर किया जा रहा था। Seals discovered in Mesopotamia and various sites such as Lothal indicate that seals were extensively used for trade, जैसा मैंने बताया barter. Some seals with a hole on them have been found on dead bodies, indicating its use as amulets. तो some seals were also apart from just trade and commerce, some seals were worn as amulets, ठीक है, with holes in them. अब पशुपति सील स्पेशली इनकी बात करें तो ये स्टेटाइट सॉफ्ट स्टोन मटेरियल से बनाया गया है। इट वाज डिस्कवर्ड इन मोहनजोदारो एंड डिपिक्ट्स अ ह्यूमन फिगर और अ डेटी सिटिंग क्रॉस लेग्ड। अब इसमें देखो 4 एनिमल्स मिलते हैं यहाँ पे, एलिफेंट और राइनोसोरस है क्या? हाँ, देखो एलिफेंट और टाइगर तुम्हारा लेफ़्ट साइड में है। इस पर भी सवाल बनता है पीसीएस में, कौन सा एनिमल कौन से साइड में है? तो एलिफेंट और टाइगर तुम्हारा लेफ़्ट साइड में है, ठीक है। एलिफेंट और टाइगर लेफ़्ट साइड में है। ये इसको कैसे याद रखोगे? एलिफेंट के कैरेक्टर्स उठाओ, यहाँ पे LE दिख रहा है एलिफेंट में, ठीक है, और टाइगर का T तो लेफ़्ट का T, तो एलिफेंट और टाइगर तुम्हारे लेफ़्ट साइड में है पशुपति के, वाइल राइनोसोरस एंड बफलो आर ऑन द राइट साइड, ठीक है। अब राइनोसोरस का R पकड़ लो, R फॉर राइनो, R फॉर राइट, एंड बफलो का तो कोई नहीं मैच कर रहा है, बट अब बफलो भी मान लो कि राइनोसोरस चूँकि बहुत भारी होता है, राइनोसोरस को भारी लोगों से ही दोस्ती करना पसंद है, तो बफलो भी राइट साइड होगा। नाउ 2 एंटीलोप्स आर शोन बिलो द सीट, और सामने की तरफ नीचे
दो डियर लाइक एनिमल्स भी हैं। तो ये हो गया पशुपति सील। ब्रॉन्ज फिगर की बात करें तो ब्रॉन्ज स्टैचूज वर मेड यूजिंग लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स, सायर पर्ड्यू बोलते हैं इसको, ठीक है। जस्ट लाइक हमने ऊपर बोस्ट्रेफेडॉन बताया, वैसे सायर पर्ड्यू टेक्निक भी होती है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ब्रॉन्ज स्टैचूज़ इस टेक्निक के द्वारा बनाई जाती थी, जैसे कि डांसिंग गर्ल एक मोहनजोदारो से मिली थी। बियर्डेड मैन ये भी आई थिंक ब्रॉन्ज, नहीं ब्रॉन्ज स्कल्पचर है क्या ये, बट जो भी है ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया गया था। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टैचू, तो ये ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर कह सकते हैं हम लोग, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज sculpture found in Mohenjo-daro. This 4-inch depicts a naked girl wearing only ornaments which includes bangles in the left arm and amulet and bracelet in the right arm. अब ये त्रिभंगा में posture में हैं, ये बेसिकली नेक, नी और वेस्ट में यहाँ पे कर्व्स दिए जाते हैं, नेक, नी और वेस्ट। फिर टेराकोटा की बात करें, लेस इन द नंबर ऑफ टेराकोटा फाउंड लेस इन नंबर एंड क्रूड इन शेप एंड फॉर्म, फाउंड मोस्टली इन द साइट्स ऑफ गुजरात एंड कालीबंगन। देखो टेराकोटा ना ज़्यादातर कालीबंगन वाले इलाके में मिला था, सभी जगहों पे नहीं मिला, तो हम कह सकते हैं कि ये कुछ कम तादाद में था, कालीबंगन में ज़्यादा मिला था बस। कालीबंगन इज़ अ रीजन इन राजस्थान बाय द वे। देन मदर गॉडेस की बात करें, ये भी मिला था, ये हड़प्पा में मिला था मदर गॉडेस। अनलाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वर फाउंड इन मोहनजोदारो, मदर गॉडेस की सील तुम्हें हड़प्पा से मिली थी। इट इज़ अ क्रूड फिगर स्टैंडिंग फीमेल अडॉर्न्ड विद नेकलेसेस हैंगिंग ओवर प्रोमिनेंट ब्रेस्ट, शी वेयर्स अ लॉइन क्लॉथ एंड अ गर्डल। तो लॉइन क्लॉथ एंड अ गर्डल, बस ये याद रख सकते हो। और फिर एक सेकंड, हाँ ये हो गया। फिर एक बियर्डेड प्रीस्ट मिला था, ये भी स्टेटाइट से मिला था और मोहनजोदारो से मिला था। फिगर ऑफ अ बियर्डेड मैन ड्रेप्ड इन शॉल विद ट्रिफॉइल पैटर्न्स, ये ट्रिफॉइल पैटर्न्स लिखना भूल जाते हैं आंसर में हम लोग कई बार। ड्रेप्ड इन शॉल तो हम लोग पढ़ते हैं, बट ट्रिफॉइल पैटर्न्स उस शॉल पे बनाया हुआ था। तो ये बियर्डेड प्रीस्ट का आकृति हमें मोहनजोदारो से मिला था, स्टेटाइट सॉफ्ट स्टोन से बनाया गया था। इसकी आंखें एलोंगेटेड थी एंड हाफ क्लोज्ड थी, जैसे कि स्पिरिचुअली अवेकेंड हो या मेडिटेशन कर रहा हो, ठीक है। फिर एक मिला था रेड सैंडस्टोन फिगर ऑफ मेल टॉर्सो, ये भी मोहनजोदारो नहीं, ये देखो हड़प्पा में मिला था, तो ये कन्फ्यूजन होता है। तो ये रेड सैंडस्टोन से मिला है। अभी तक देखो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर मेड ऑफ सॉफ्ट स्टेटाइट, अब ये थोड़ा यूनिक है बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड इट इज़ फाउंड इन हड़प्पा जस्ट लाइक मदर गॉडेस। तो बियर्डेड प्रीस्ट तुम्हें मोहनजोदारो से मिला, डांसिंग ब्रॉन्ज स्टैचू वो भी वहाँ से मिला, पशुपति भी मोहनजोदारो से मिला। The torso has a frontal posture with a well-baked shoulders and prominent abdomen. There are socket holes in the necks and shoulders, ठीक है। तो ये हमारा ख़त्म हो गया sculpture in Harappa as well as sculpture in general in ancient India during Mauryas and Kushans, ठीक है। Alright, तो अगला भी देखें क्या, इंडियन कैलेंडर सिस्टम। इसमें बस 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्टली। जो हमारे ऑफिशियल इंडिया गवर्नमेंट का कैलेंडर है दैट इज़ साका कैलेंडर, एंड the official Saka calendar was adopted as national calendar in 1957 on recommendation of Calendar Reform Committee. Came into use from 22nd of March 1957 of Gregorian calendar. तो मेरे ख्याल से 22 मार्च 1957 से ये लागू किया गया था। That is all you should need to know. फिर यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, ये भी देख लेते हैं। तो अब क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन क्या होता है कि outstanding universal value and should meet at least one of the 10 mentioned criteria listed below. तो one of the 10 इनमें 10 में से एक भी फॉलो करेगा तो होना चाहिए, और फिर outstanding universal value होना चाहिए। तो ये 10 criterias क्या हैं? It represents a masterpiece of human creative genius. Human creative genius कीवर्ड पकड़ो। Exhibits an important interchange of human values over a span of time or within a cultural area of the world on developments in architecture or technology, monumental art, town planning और landscape design. तो यहाँ पे इंटरचेंज ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ पे स्ट्रेस करना है, और दूसरी चीज़ डेवलपमेंट्स इन आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी, मॉन्यूमेंटल आर्ट, टाउन प्लानिंग एंड लैंडस्केप डिज़ाइन। देन बियर्स अ यूनिक और एक्सेप्शनल टेस्टिमनी टू अ कल्चरल ट्रेडिशन और टू अ सिविलाइजेशन दैट इज़ लिविंग और विच हैज़ डिसअपीयर्ड। तो कुछ ऐसा कल्चरल ट्रेडिशन दर्शा रहा हो जो कि टेस्टिमनी टू अ कल्चरल ट्रेडिशन और टू अ सिविलाइजेशन दैट इज़ लिविंग, या तो लिविंग है या फिर डिसअपीयर हो चुका है। एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल of a type of building, architectural or technological ensemble or landscape which illustrates a significant stage in human history. तो यहाँ पे कोई type of building की बात कर दिया, ठीक है। An outstanding example of traditional human settlement, land use or sea use which is representative of a culture or human interaction with the environment, especially when it has become vulnerable under the impact of irreversible changes. तो कुछ दुर्गम conditions में अगर humans का कोई traditional settlement दिख रहा हो जिसमें कोई विशिष्ट लैंड यूज़ पैटर्न्स या सी यूज़ टेक्निक्स जिससे कि जीवन यापन किया जा रहा है, तो वो देखने को मिलता है, तो वो भी हो जाता है।
यहाँ पे एनवायरनमेंट का शब्द आया था, ठीक है, विद द एनवायरनमेंट, ठीक है. नाउ इट इज़ डायरेक्टली और tangibly associated with events or living traditions, with ideas or with beliefs, with artistic and literary works of outstanding universal significance. तो या तो लिविंग ट्रेडिशन हो, अब देखो यहाँ आर्टिस्टिक और लिटरेरी वर्क्स आ गया, ठीक है. फिर 7th में क्या है, अच्छा ये तो कल्चरल साइट्स का था, ठीक है. फिर नेचुरल साइट्स के लिए क्या है, तो 6 थे ना ये, अच्छा तो ये हो गया. नेचुरल साइट्स के लिए कि एक्सेप्शनल नेचुरल ब्यूटी एंड एस्थेटिक इंपॉर्टेंस होना चाहिए. आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल रिप्रेजेंटिंग मेजर स्टेजेस ऑफ अर्थ्स हिस्ट्री, ये कीवर्ड पकड़ो. इंक्लूडिंग द रिकॉर्ड ऑफ लाइफ, सिग्निफिकेंट ऑनगोइंग जियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म्स और सिग्निफिकेंट जियोमॉर्फिक और फिजियोग्राफिक फीचर्स. तो जियोमॉर्फिक और फिजियोग्राफिक फीचर्स, डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म्स, ये सब देखने को मिलता है अगर. ongoing geological processes. An outstanding example represents the significance of ongoing ecological and biological processes in the evolution and development of terrestrial, freshwater, coastal and marine ecosystems and communities of plants and animals. Contains the most important significant natural habitats. तो बहुत ही important as well as significant natural habitats for in situ conservation of biological diversity अगर है तो इनको भी मान लिया जाएगा. Including those containing threatened species of outstanding universal values from the point of view of science or conservation. Legal status of designated sites क्या होता है? Once a site is declared as a World Heritage Site by UNESCO, it is accepted as a prima facie evidence that such a site is culturally sensitive and warrants legal protection pursuant to the law of war under the Geneva Convention. तो ये Geneva Convention के अंतर्गत इनको legal protection मिलता है. Its articles, protocols and customs together with the other treaties include the Hague Convention for the protocol, अब ये एक तो Geneva Convention है, दूसरा है तुम्हारा Hague Convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict and international law. तो अगर कहीं armed conflict हो रहा है तो Hague Convention states for the protection of cultural property of both the countries which are involved in the war. उसी तरह से Geneva Convention gives the legal force pursuant to the law of war. फिर आर्टिकल 53 ऑफ द जेनीवा कन्वेंशन प्रोमलगेट्स प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल ऑब्जेक्ट्स एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप. तो ये जेनीवा कन्वेंशन का आर्टिकल 53 है. प्लेसेस ऑफ वर्शिप इसमें आ जाएगा और प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल ऑब्जेक्ट्स. विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ द हाग कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी इन द इवेंट ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट ऑफ 14 May 1954 and of other relevant international instruments, it is prohibited to commit any act of hostility. It is prohibited to commit any act of hostility directed against the historic monuments, works of art or places of worship which constitute the cultural or the spiritual heritage of the people. तो चलो ठीक है, हाग कन्वेंशन ने तुम्हारा इन केस ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट प्रोटेक्शन प्रदान कर दी. चलो उसके अलावा अगर हम बात करें तो उसके अलावा इट इज़ प्रोहिबिटेड टू कमिट एनी एक्ट ऑफ हॉस्टिलिटी डायरेक्टेड अगेंस्ट द हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स, वर्क्स ऑफ आर्ट or places of worship which constitute the cultural or spiritual heritage of the people. It is prohibited to use such objects in support of the military effort. It is also prohibited to make such objects the objects of reprisals. Prohibited to make such objects as objects of reprisals. ठीक है, तो ये दो कन्वेंशंस के नाम याद होने चाहिए एंड आर्टिकल 53 याद होना चाहिए ऑफ द जेनीवा कन्वेंशन. ठीक है, एक तो हाग कन्वेंशन हो गया वो लड़ाई वाला इन द इवेंट ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, और एक हो गया जेनीवा कन्वेंशन जिसका आर्टिकल 53 इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये दोनों बातें हो गई. तो तुम्हारे 6 कंडीशंस हैं तुम्हारे कल्चरल साइट्स के लिए और 4 कंडीशंस हैं फॉर द नेचुरल साइट्स. ठीक है, तो इन 10 में से अगर एक भी होता है तो मान लिया जाएगा. अब इसके बाद हमारे इंडिया में ये जो लिस्ट है इसको देखना है. इसको हम अगले में देखते हैं. ठीक है.